मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि वह लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने एक बयान में कहा कि हम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। पीएम ने कहा कि यह वर्ष हमारी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। गहरे विश्वास और प्रतिबद्धता में निहित दोनों देश रक्षा, अंतरिक्ष, नागरिक परमाणु, अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और लोगों से लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में निकटता से सहयोग करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं और वह 14 जुलाई को फ्रांस में होने वाले बेस्टिल दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। बता दें, इसमें भारतीय सेना के तीनों अंगों की एक टुकड़ी भी हिस्सा ले रही है। वहीं विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री की यह यात्रा सामरिक, वैज्ञानिक, अकादमिक और आर्थिक सहयोग जैसे विविध क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग का रास्ता तलाशने का अवसर प्रदान करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर कल बुधवार 12 जुलाई को सुनवाई करते हुए कहा कि बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया और इसके परिणामों की घोषणा रिट याचिका में पारित हो सकने वाले आदेशों पर निर्भर करेगी। साथ ही अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को इस बारे में सभी उम्मीदवारों को सूचना देने को कहा है जिन्हें विजेता घोषित किया गया है। आपको बता दें कि राज्य में 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा और धांधली का आरोप लगाया गया। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने मतदान के दिन कथित धांधली के सबूत के तौर पर एक वीडियो भी दिखाया। अदालत ने याचिकाकर्ता को वीडियो की प्रति राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र के वकीलों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सुनवाई कर रही बेंच ने राज्य चुनाव आयोग के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया से ऐसा लगता है कि आयोग का जवाब पर्याप्त नहीं है और बुधवार को भी इसका कोई अधिकारी अपने वकीलों को आवश्यक निर्देश देने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं था। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग क्यों पहले से ही एक्टिव नहीं है, खास तौर पर तब जब अदालत पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है और 13 जून को पहला फैसला सुनाया गया था। गौरतलब है कि पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सिलसिलेवार दिशा निर्देश जारी किए थे। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से चुनाव के दिन तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब इस बीच एक और ताज़ा घटना की खबर सामने आई है। खबर है कि मंगलवार रात को राज्य में हिंसा से 6 और लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की रात दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में एक मतगणना केंद्र के पास पुलिस गोलीबारी में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के 2 समर्थकों सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। पीड़ितों के रिश्तेदारों और क्षेत्र के निवासियों का आरोप है कि ये लोग पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बता दें, जानकारी पुलिस द्वारा बुधवार को दी गई। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि वोटों की गिनती मंगलवार 11 जुलाई को शुरू हुई थी, जो कल बुधवार 12 जुलाई को भी जारी रही। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हुई चुनावी हिंसा को लेकर कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाओं में लोगों की मौत होने से वह दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनकी सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 8 जून को चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद से चुनाव संबंधी हिंसा में 19 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर उनकी ही पार्टी के थे। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहाँ है? जब असम एनआरसी को लेकर जल रहा था, ये टीम कहाँ थी? ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहाँ होती है? जब उत्तर प्रदेश में 67% सीटों पर मतदान नहीं होते, रेसलर अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब कहाँ थी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी? यहाँ पश्चिम बंगाल में 2 साल के अंदर इतनी टीमों और आयोगों ने बंगाल का दौरा किया। करीब 154 टीमें बंगाल का दौरा कर चुकी हैं। ये बीजेपी प्रोटेक्शन कमेटी है, ना कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी की 4 सदस्यीय तथ्यान्वेषी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी राज्य के दौरे पर है और इस कमेटी का नेतृत्व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं। 6 महिला पहलवानों द्वारा बीजेपी सांसद
बृजभूषण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। साथ ही WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में बताया गया है कि विनोद तोमर बृजभूषण सिंह की तरह से मदद करते थे। तोमर की यही कोशिश रहती थी कि जब भी कोई महिला रेसलर बृजभूषण से मिलने जाए तो वह अकेली हो। चार्जशीट के मुताबिक जब शिकायत करने वाली महिला 3 अलग-अलग मौकों पर बृजभूषण सिंह से मिलने दिल्ली के अशोक रोड पर स्थित ऑफिस में गईं, तब वे अकेली थीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक मामले में महिला पहलवान के पति को और दूसरे मामले में महिला पहलवान के कोच को जानबूझकर साथ जाने से रोक दिया गया। वहीं तोमर ने पूछताछ के दौरान इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। चार्जशीट में कहा गया है कि शिकायत करने वाली एक पहलवान जिसने 161 और 164 के तहत बयान दर्ज कराया है, उसने आरोप लगाया है कि वह अपने पति के साथ बृजभूषण सिंह से मिलने दिल्ली के WFI ऑफिस गई थी, लेकिन उन्हें बृजभूषण से अकेले मिलने दिया गया। विनोद तोमर ने उनके पति को ऑफिस के अंदर जाने से रोक दिया। उसी दिन बृजभूषण ने यौन शोषण किया। अगले दिन फिर महिला पहलवान के पति को बाहर रोक दिया गया और बृजभूषण ने फिर यौन उत्पीड़न किया। ये दोनों घटनाएं साल 2017 की बताई गई हैं। आपको बता दें कि विनोद तोमर WFI के साथ 2 दशक से भी ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं। उन पर IPC की धारा 506 डराना धमकाना, सेक्शन 109, 354 और 354A के तहत मुकदमा दर्ज है। हालांकि इन सबके बीच तोमर ने खुद को निर्दोष बताया है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान अभी थमा नहीं है। डिप्टी CM अजीत पवार समेत NCP के 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन अभी तक उन्हें कोई विभाग आवंटित नहीं किया गया। इस बीच अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने इस पर तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा कि राज्य के CM और 2 डिप्टी CM इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है। राज्य में ट्रिपल इंजन सरकार की वैसी ही स्थिति है जैसे कि 3 पैरों वाला एक जानवर 100 मीटर की रेस जीतने की कोशिश कर रहा हो। महाराष्ट्र में नवनियुक्त 9 मंत्रियों के पास करने को कोई काम नहीं है, क्योंकि उनको अभी तक उनके विभाग आवंटित नहीं किए गए। देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य 20 मंत्रियों में से कोई भी अपना विभाग छोड़ना नहीं चाहता। वहीं NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी और वह यहाँ कोई मुद्दा लेकर नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुद्दे होते तो हम सरकार में शामिल ही नहीं होते। यह एक शिष्टाचार भेंट थी, यह केवल समीक्षा बैठक थी और इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। राजधानी दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद अब वहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यमुना नदी में हरियाणा के हथेनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसके बाद से ही यमुना नदी उफान पर है और बुधवार रात 10 बजे तक यमुना का जल स्तर 208.05 मीटर तक पहुंच गया, जो कि आज सुबह 8 बजे तक 208.30 मीटर तक पहुंच सकता है। बता दें कि यमुना का जल स्तर बढ़ने से यमुना बाजार की दीवार से पानी रिसने लगा है और उत्तरी दिल्ली की एक प्रमुख सड़क तक आ गया है। कश्मीरी गेट, रिंग रोड, ITO पर भी पानी भर गया है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली से मध्य दिल्ली और कनॉट प्लेस तक आने जाने के कुछ रास्तों पर भी यमुना का पानी आने लगा है। अब ऐसे में बाढ़ के खतरे को भांपते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने आज गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 12 बजे होगी। LG VK सक्सेना ने यमुना नदी का निरीक्षण करते हुए संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों को तैनात किया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को निकाला जाएगा। LG ने उम्मीद जताई कि अगले कुछ दिनों में यमुना का जल स्तर कम हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा के हथेनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाना कम हो गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।